और ये इमोशनल में करीब-करीब ज़्यादातर इमोशनल ब्लॉकेज यहीं से होता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे गाँठ का साइज़ बढ़ता है और आपको तकलीफ बढ़नी शुरू हो जाती है, वो चाहे कंधे की गाँठ हो, चाहे गले की गाँठ हो, कहीं की भी हो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं योग गुरु विशुराज शर्मा जी। विशुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। ओम शांति। विशुराज जी, आजकल देखा गया है कि हर किसी के शरीर में कहीं पर भी कोई भी गांठ हो जाती है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गांठें होती क्यों हैं? 2 तरीके हैं साइंस के हिसाब से। कभी भी कोई सेल आपस में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक गाँठ का रूप ले लेते हैं। लेकिन मैं आध्यात्मिक रूप से अगर मैं देखूँ तो बहुत से लोगों को एक आदत होती है छोटी-छोटी बातों को पकड़ लेने की। आपने देखा होगा कभी किसी की बात का बुरा लगता है, किसी को अपने हस्बैंड की बात का बुरा लग गया, पड़ोसी की बात का बुरा लग गया और कुछ कहते नहीं है, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और बात को पकड़ लेते हैं, तो वो भी एक गाँठों का रूप ले लेते हैं। और ख़ासकर ऐसे लोगों को ट्यूमर बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ की जो सब्जेक्ट होती है इमोशनल ब्लॉकेज बोलते हैं उसको, तो वो इमोशनली जहाँ पे अटैच होते हैं, तो इमोशनली चक्र ज़्यादातर कुछ लोगों की गले में गाँठें होती हैं या अपनी संतान से कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको यूट्रस में गाँठें होती हैं, किसी को कंधे के पीछे होती हैं। तो ये कई तरीके होते हैं उससे इमोशनल ब्लॉकेज के, तो ये भी एक कारण है कि वो अंदर ही अंदर उस बात को रिलीज़ नहीं कर पाते और ना ही उस व्यक्ति से कह पाते हैं और ना ही वो उसको लेट गो कर पाते हैं। नतीजा वो एक गाँठ का रूप लेकर शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अभी आपने बात करी कि इमोशनली ब्लॉकेज होने की वजह से गांठ हो जाती है। जैसा कि आप बता रहे थे कि किसी के कहीं पर गांठ होती है, तो अगर किसी के हाथ में गांठ है तो इसका मतलब क्या है? हर एक का अपना-अपना मतलब होता है, लेकिन जैसे समझ लो किसी को कुछ काम का हाथ किसके प्रतीक है? आपके कर्म के प्रतीक है। किसी के हाथ में कोई ज़िम्मेवारी आई है, कुछ करना है और वो जी छुड़ाना चाहता है, वो काम करना ही नहीं चाहता। तो हमारा जो एनर्जी एक सिस्टम है, वो उस जगह पर ब्लॉक डाल देता है। अगर हम वहाँ पर अनमना भाव करते हैं, हमारा मन नहीं होता, लेकिन मजबूरी की वजह से, किसी की वजह से, फ़ोर्स की वजह से हमें करना पड़ रहा है, तो हम बिना मन के वो काम कर रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि जब वो ब्लॉकेज आता है, क्योंकि जब आपने ऊर्जा रिलीज़ की नहीं की और लगन के साथ किसी काम को नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ वो ब्लॉकेज आ जाता है और हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गई। हमें ये लगता ही नहीं है कि कहीं न कहीं हम ही उस बीमारी के द्योतक हैं, हम ही उस बीमारी को प्रकट कर रहे हैं नोइंगली या अननोइंगली। तो ये जब वो मेडिटेशन करते हैं, जब वो उसको लेट गो करते हैं और जब वो गाँठ रिलीज़ होती है, तब उसको पता चलता है, अरे मैं तो बात पकड़ के बैठा था, मैं बात कर वो काम करना नहीं चाहता था, मजबूरी में मुझे वो काम करना पड़ा। तो ये कर्म के प्रतीक है, अपने जो भुजाएँ हैं, हाथ है, तो ये अपने आप ही वहाँ गाँठ रिलीज़ हो जाती है, जैसे ही वो उस काम में दिल लगाने लगता है या उस बात को जो पकड़ के रखी थी, उसको वो लेट गो कर देता है। अगर किसी के गर्दन में हो इसी तरीके से तो? देखिए, गर्दन में तो वैसे भी विशुद्ध चक्र आप अगर अध्यात्म के हिसाब से जाएँगे, अगर आप जैसे रेकी आपने सुना होगा नाम, तो रेकी में खासकर इमोशनल जो चक्र है, विशुद्ध चक्र जो बोलते हैं, ये यहीं पे होता है। और ये इमोशनल में करीब-करीब ज़्यादातर इमोशनल ब्लॉकेज यहीं से होता है। तो गले में खासकर ये शब्दों की कर्कशनेस है। आप देखो कि अपने गले में वोकल कॉर्ड होते हैं और वोकल कॉर्ड का जो काम होता है एक शब्द को आप देखोगे जिसका भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो शब्द रुंध जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। वो ठीक से वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, ना गा पाता है, ना बोल पाता है, नहीं समझा पाता अपनी बात को। तो ये निर्भर करता है कि वो उसकी किस व्यक्ति से कैसा उसका इमोशनल संबंध है और कहाँ पर वो किस बात को रोके रखता है, तो वहाँ पर ही गाँठ उभरेगी, चाहे वो गला हो, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे वो कंधा हो। तो अलग-अलग जगह पर हम ऐसा डायग्नोस फिक्स नहीं कर सकते कि कौन-सा व्यक्ति कहाँ, कौन-सी बात को पकड़ कर बैठा है, ये जानना थोड़ा मुश्किल है।
आपके कहने का मतलब ये है कि गांठ का सीधा संबंध व्यक्ति के इमोशन से है। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत ही गहरा संबंध है, इमोशन से बहुत गहरा संबंध है। और मैंने ये भी किया है कि बहुत से मेरे आपको आपको मैंने जो टेस्टिमोनियल भेजा उसमें भी देखिए कि एक लेडी ऐसी है जिनका मैंने उनको कोई डाइट चार्ट नहीं बताया, मैंने उनको कोई क्या बोलते हैं दवा नहीं बताई, और उनको सिर्फ इमोशनली जो ब्लॉकेज था वो रिलीज कर दिया। और रेकी के हिसाब से जो हम बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, 5-10 मिनट का जो उनको एक मैं ऑडियो देता हूँ या वो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो धीरे-धीरे रिलीज करते जाते हैं, तो उनको अंदर से एक सुकून मिलता जाता है। उनको लगता है कि हाँ, ये अब ठीक हो जाएगा। और यही होता है नतीजा कि धीरे-धीरे वो गाँठ एकदम गायब हो जाती है और दिखाई भी नहीं देती। डॉक्टर हैरान होते हैं कि ये गाँठ गई कैसे? ये तो बिना ऑपरेशन के जा ही नहीं सकती थी। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। तो ये क्यों चली गई? अगर वो इमोशनली ब्लॉक नहीं था तो कैसे रिलीज हुआ? तो ये गांठ भी की है। पहचान कैसे की जाती है? देखिए, शरीर में बाकी बाहरी कई हिस्सों में अगर गाँठ होती है तो वो उभर के सामने आ जाती है। आपको वैसे भी दिखाई दे जाएगी। लेकिन अगर अंदरूनी रूप से खासकर यूट्रस वाली जो गाँठ होती है, उसमें कुछ सिम्पटम आते हैं लेडीज़ के लिए, जैसे बार-बार पीरियड होना, बार-बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना और रेगुलर नहीं रहना। तो ये कई चीज़ें, और उस दौरान उनको भयंकर दर्द होना, तो ये कुछ सिग्नल है उनके लिए। और उसमें भी मैंने देखा है कि अगर वो खासकर आस-पड़ोस में कहीं सुन लिया जाए या उसको बच्चा होने में देरी हो गई, कई-कई बार ताने आपने देखा होगा सास-बहू के या पड़ोसन के ताने होते हैं, ये तो बाँझ है, इसको कुछ होगा ही नहीं, इसके तो कभी संतान हो ही नहीं सकती, तो उसको अंदर एक दर्द पकड़ लेता है और वो भी इमोशनल ब्लॉकेज है, मैं तो ऐसा मानूँगा। अगर वो एन्जॉय करे अपनी लाइफ़ को और चिंता ना करे उस बात की, प्रकृति पे छोड़ दे, तो वो गाँठें भी रिलीज़ हो जाती हैं। उसके लिए भी मुझे नहीं लगता कि यूट्रस को बाहर निकालना पड़ता। आपके हिसाब से गांठें कितने टाइप की होती हैं? कौन सी देखिए, डेंजरस होती है, कौन सी डेंजरस नहीं होती, कौन सी खतरनाक होती है? गाँठ जो है देखो, खतरनाक तो सभी गाँठें होती है, धीरे-धीरे जब वो बढ़ती हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जैसे शुरुआती स्टेज में कोई भी चीज़ है तो वो इतनी खतरनाक नहीं होती है। धीरे-धीरे जब वो आकार बड़ा कर लेती है, खासकर यूट्रस की गाँठ में क्या होता है, अंदरूनी जो यूरिन का ब्लैडर की तरफ होती है, तो आपको और भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे गाँठ का साइज़ बढ़ता है और आपको तकलीफ बढ़नी शुरू हो जाती है, वो चाहे कंधे की गाँठ हो, वो चाहे गले की गाँठ हो, कहीं की भी हो, जितनी भी ज़्यादा बढ़ेगी, और इसका मतलब वो इमोशनली बंधन भी उसने ज़्यादा कर लिया है, अंदर से अपने आप को जकड़ लिया है पूरी तरह से, तो वो बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ तक कि अगर वो ठीक से समय पर नहीं जागा और अपने इमोशन को रिलीज़ नहीं किया, या फिर डॉक्टर के पास मैंने देखा है अगर चले भी गया, अगर इमोशनली आपने वो ब्लॉकेज को नहीं निकाला और डॉक्टर ने ऑपरेट करके उस गाँठ को निकाल भी दिया, तो वहीं पर उसी जगह दूसरी गाँठ बन जाती है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि दोबारा गाँठ कैसे बन गई, डॉक्टर ने तो रिलीज़ कर दिया था, उसको ऑपरेट कर दिया था, फिर वापस गाँठ कैसे बनी? तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपने, डॉक्टर क्या है, ऊपर-ऊपर का इलाज करता है, वो कैंची लेकर वो आपकी गाँठ जो उभरी हुई दिखाई दे रही है बस उसको कट कर दिया। लेकिन उस कॉज़ तक नहीं पहुँचे, उस जड़ तक नहीं पहुँचे। अगर वो उसको ही रिलीज़ कर दे तो फिर तो ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही गायब हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते, और जो समझ जाते हैं तो वो उसका इलाज वैसे भी कर। वैसे आपके हिसाब से गांठें कितने टाइप की होती हैं? टाइप तो देखिए, वो ये रोल जो है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आप किसी को कहें कि इंसान कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि कई तरीके के होते हैं। छोटे होते हैं, लंबे होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, लेकिन इंसान होते हैं। बिल्कुल यहाँ भी हम यही एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि गाँठें तो गाँठें ही हैं। वो चाहे आपके उँगली के ऊपर हो जाए, वो चाहे आपकी कलाई के ऊपर हो जाए या चाहे कोहनी के ऊपर हो जाए। मतलब क्या है, आपस में सेल इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए और वो एक साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। बस गाँठ का एक प्रारूप आपको समझना है, गाँठ है क्या? अब कितने प्रकार की होती है, हम इसमें जान के भी क्या कर लेंगे? अगर समझ लो आपने जान भी लिया कि 25 तरीके की होती है। अब अलग-अलग चीज़ों के अलग-अलग बखान, या हम उसका ऐसे लिखें या उसके ऊपर चर्चा करें, उससे तो आराम नहीं आने वाला ना पेशेंट को। पेशेंट को आराम कैसे आता है? चलिए जब ठीक वो है, उसको आप ये बताइए कि गांठ और ट्यूमर में क्या फर्क होता है फिर?
नहीं, वो भाषा का फ़र्क है। गाँठ हम हिंदी में बोल देते हैं और इंग्लिश में हम ट्यूमर बोल देते हैं। और ख़ासकर ट्यूमर का जो शब्द यूज़ किया जाता है वो माइंड यहाँ पर अगर सर के ऊपर या कहीं मस्तिष्क में कहीं होता है तो उसको हम ट्यूमर की संज्ञा ज़्यादातर लोगों की भाषा में देखा होगा। बाकी जगह पर भी वो इंग्लिश में आप ट्यूमर ही बोलेंगे उसको। लेकिन मैं समझता हूँ भाषा के अलावा उसमें और कोई फ़र्क नहीं है। क्या फर्क होता है चर्बी की गांठ और जो कैंसर वाली गांठ होती है उसमें क्या फर्क होता है? उसमें थोड़ा फ़र्क होता है दर्द का। अगर चर्बी की गांठ हुई है तो उसमें पेन नहीं होगा जल्दी से। और अगर वो अंदर से रियल में उसके कुछ सेल में डैमेज हो रहा है या सेल ब्लॉक हो रहे हैं और अब बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वो पेन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। और सिर्फ अगर कहीं मांस इकट्ठा हो गया तो वहां आप देखोगे, वहां मारोगे भी, दबाओगे भी, तो वो देखेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा मेरे को, तो वो कभी कभी इग्नोर भी करता है उस चीज को। लेकिन वो भी एक तरह से इमोशनल ब्लॉकेज है, वो सिग्नल है, वो दूसरे टाइप का इमोशनल ब्लॉकेज है। अगर उसको भी आप ठीक से ज्यादातर मांस से जो बनी है वो तो आप सेक से ही निकल जाएगा। जैसे आपने आयरन को गर्म करके उसके ऊपर रुमाल रखेंगे, गरम गरम रुमाल का सेक करेंगे, एक दो झटका देंगे वो मेल्ट हो जाएगी और वो रिलीज भी हो जाएगी। गांठों को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए उसका सबसे जो पहला तरीका है आयुर्वेद में लंघनम, शॉर्ट टाइम जो लंघन हम करते हैं। आजकल तो उसकी बड़ी चर्चा भी होती है। 16 घंटे की अगर हम फास्टिंग करते हैं और अपने खाने का जो पीरियड है, आपने डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी को भी सुना होगा कि अभी पिछले ही दिनों उनकी जो सेमिनार में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अ, अगर 16 घंटे का हम साइकिल जो क्लॉक है वो सेट कर देते हैं तो हमारी बॉडी को उतनी देर तक कोई खाना नहीं मिलता है, तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढता है और उसको क्या मिलता है, या तो गांठें मिलती है या तो उसकी बॉडी में स्टोन मिलते हैं। तो जो भी वो चीज मिलते हैं वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो पहला तरीका तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कि जिसमें आप अगर लंघन करना शुरू करते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम लंघन बोलते हैं इसको, फास्टिंग, तो वो अगर कर देते हैं तो आपको रिजल्ट आते हैं। दूसरा इसमें जो तरीका है वो जो लॉन्ग टाइम भी लंघन कर सकते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। जैसे बहुत से लोग देखा होगा 11 का व्रत करते हैं या कोई मंडे का व्रत करते हैं या सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहते हैं और कुछ नहीं खाते, तो ये थोड़ा सा लंबे टाइम भी कर सकते हैं। और इसमें और जगह अगर मैं देखूं कि खाने पीने में जो चेंज करना चाहिए, तो वो मैंने महसूस किया है कि डीआईपी डाइट को अगर हम प्लेट 2 माइनस कर देते हैं, डीआईपी डाइट जो अपने डॉक्टर विश्वरूप जी की बहुत प्रसिद्ध डाइट है, तो वो मैं बहुत प्रयोग लाता हूँ और उसका मैं कई स्टूडेंट में प्रयोग करता हूँ। इसमें मैंने ये महसूस किया कि अगर प्लेट 2 को हम माइनस कर दें, बिल्कुल भी पका हुआ ना खाएं, सिर्फ वो सलाद और जो फ्रूट्स है या ड्राई फ्रूट है वो हम अगर लेते रहे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। लेकिन उस डाइट में जो एक चीज मैं प्लस ज्यादा करता हूँ वो है अलसी। अलसी का मैं प्रयोग बहुत करवाता हूँ और वो खासकर मैंने देखा ज्यादातर लोग अलसी लेते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी मात्रा में लेते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा सिर्फ एक चमची ले लेते हैं और उनको लगता है मैंने अलसी खाया। और बहुत से लोगों को पता भी है कि अलसी से फायदा होता है, लेकिन मैंने देखा गांठ में फायदा तभी होगा जब वो कम से कम 30 ग्राम खाएगा। कम से कम वो 30 ग्राम होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक शर्त और भी है कि वो भुनी हुई नहीं होनी चाहिए, वो भीगी हुई नहीं होनी चाहिए। वो जैसे है कच्ची की कच्ची, आप चबा के आराम से खाएंगे तो जल्दी लाभ होगा। और वैसे आप चबा के नहीं खा सकते तो आप उसको आप जो ग्रीन स्मूदी ले रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। या फिर आप वैसे स्मूदी के साथ नहीं लेना चाहते तो आप जैसे कोई फांकी लेते हैं, मुंह में ले लिया और गुनगुने पानी के साथ, गर्म पानी के साथ उसको निगल लेते हैं, तो भी आप देखेंगे कि उसका लाभ मिलेगा। ये एक हो गया कि जो बेसिकली करते हैं। लेकिन एक जो मैं सबसे ज्यादा मैंने प्रयोग किए हैं रेकी के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से, ये माध्यम, इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं है। अलसी खरीदने के लिए फिर भी किसी को पैसा चाहिए, आपको डीआईपी डाइट में फ्रूट्स खरीदने के लिए भी चाहिए। लेकिन रेकी एक ऐसी चीज है जहां आप गरीब से गरीब आदमी जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, अगर वो बोलता है गुरुजी मेरे पास तो फ्रूट खरीदने के भी पैसे नहीं है, अलसी बड़ी बड़ी महंगी है वो भी, और किसी को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, कोई चबा नहीं सकता, तो मैं उनको बोलता हूँ फिर आ जाइए, आप ध्यान लगाइए और मन में महसूस करिए कि पहले तो जितने भी जो आपके रिलेशन में है, आपको नहीं पता कि आपने किसकी बात को पकड़ा है।
आपको नहीं पता कि आपने पति की बात का बुरा माना है या जेठानी की बात का बुरा माना या देवरानी की। अगर आदमी है तो वो अपनी पत्नी का या भाई का, बहन का, किसकी बात का बुरा माना नहीं मालूम। तो सबसे पहला जो रूल होता है रेकी में बैठने का, लेट गो करना है। हमें सबको माफ कर देना है। हम क्षमा नहीं कर पाते हैं जल्दी से। हम किसी की बात को पकड़ के कब से बैठे, कितने साल से बैठे, हमें नहीं पता है। तो जब वो मेडिटेशन में बैठता है और अपने ध्यान में अपने आज्ञा चक्र पर या विशुद्ध चक्र पर, इमोशनल चक्र खासकर विशुद्ध चक्र है, अगर उसका कंसंट्रेशन लग जाता है और विशुद्ध चक्र पर वो बैठता है और जैसे-जैसे वो लेट गो करने लगता है अपने रिश्तों को सामने लाकर, जो-जो फेस है वो चेहरे उनके सामने आते चले जाते हैं और वो दिल से, हृदय से उनको माफ कर देता है और माफी मांग भी लेता है कि अननोइंगली कभी हो सकता है मुझसे भी गलती हुई, तो मैं उनको दोनों चीजें बोलता हूँ, या तो माफ कर भी दो और माफी मांग भी लो। हो सकता है आपको पता ही नहीं हो कि गलती आपसे हुई है और आपने माफी मांगी नहीं है, तो वो भी एक ब्लॉकेज बनता है। तो दोनों जब करने लगते हैं, वो माफ करने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं, तो आपको एक परिवर्तन तो उसमें सबसे पहले नजर आता है उसके स्वभाव में। इतना सौम्य स्वभाव हो जाता है, उतना शांत हो जाता है वो। और जब वो लेट गो करने लगता है तो उसको एक सैटिस्फैक्शन होता है कि मैंने सबसे माफी मांग ली। अगर वो जिंदा भी हैं तो भी, अगर हो सकता है कि जिनके साथ उन्होंने कुछ अहित किया और वो इस दुनिया में भी नहीं है, तो भी कम से कम हमें अंदर से सैटिस्फैक्शन होता है कि हमने उनसे माफी मांग ली। अब वो सोल मुझे माफ कर देगा, ये उसको यकीन हो जाता है। और जैसे ही ये यकीन बढ़ने लगता है, मैंने देखा इस काम में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन और 1 महीना से ज्यादा नहीं लगता, और 1 महीने में इंसान को रिजल्ट आने लगते हैं और दिखाई देने लगते हैं और उसको लाभ आता है और वो गांठ क्या रिलीज हो चर्बी जाती वाली गांठ को खत्म किया जा सकता है इसी तरीके से? है। हाँ, इस तरीके से भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन चर्बी वाली गांठ की तो इतना मेहनत मुझे नहीं लगता करनी पड़ती है। उसमें आप जो सेक करते हैं गर्म पानी का या इसको हीट थेरेपी बोलते हैं, तो आप हीट थेरेपी से उसको मेल्ट कर सकते हैं। मेरा एक केस मुझे ध्यान में आ रहा है, एक म्यूजिक डायरेक्टर थे मेरी लाइन के, और उनको यहाँ पर इतनी बड़ी गांठ हो गई थी, वो चर्बी की गांठ थी। तो उनकी लड़की को मैंने बोला कि इसको सेक करेंगे लेकिन चटका लगना चाहिए, थोड़ा जोर का चटका लगना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि चिमटे से गैस के ऊपर गर्म कर दिया चिमटे को और एकदम तेज गर्म कर लिया, और पापा को बोला पापा इधर आना, और ऐसा करके कुछ बहाने से बुलाया और उनका हाथ लिया और चिमटा पीछे छुपा रखा था। अचानक उन्होंने चिमटा ऊपर रख दिया, इतना जोर से चटका लगा उनको, हा करके जैसे हटा के देखा, उनको आश्चर्य हुआ गांठ कहाँ चली गई, एकदम से गायब हो गई। तो ये मतलब वो चटका अगर उनको कह के किया जाता कि हम आपको गरम-गरम चिमटा लगाने वाले हैं, तो वो शायद कभी पास में नहीं आते। लेकिन वो बहाने से उनको लगा दिया गया और वो एकदम से उसी टाइम, मतलब आप ऐसा सोच भी नहीं पाओगे कि 2 या 3 मिनट भी लगे होंगे। आप वो जैसे ही उन्होंने ऐसा किया और देखा अरे छाला हो गया होगा, देखा वो गांठ ही गायब हो गई, वो है ही नहीं। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से करें। जो भी दर्शक सुन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बोलने के बाद से वो अपने घर वालों को गरम-गरम चिमटा लगाने लग जाए। तो ये थोड़ा सावधानी बरतें। वो उनकी बेटी समझदारी से चटका तो लगाई, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं रखी। थोड़ा हाथ को पकड़ा, और लेकिन मैंने देखा उसको होल्ड भी उसने किया, और कम से कम मुश्किल मुश्किल से 20 या 25 सेकंड होल्ड कर पाई होगी, तब तक तो उन्होंने खींच लिया हाथ को पीछे, लेकिन तब तक वो गांठ गायब हो गई। तो ऐसा होता है। हाँ, विशुराज जी, इसको मैं यहाँ मैं बोलूँ। आपको बता दूं, जब तक कि स्किन 30 सेकंड तक किसी गर्म चीज के संपर्क में नहीं आती है तब तक वो जलती नहीं है। तो जब उनका आपने बोला कि फफोला हुआ, यानी कि 30 सेकंड से ज्यादा उन्होंने उस पे चिमटा लगाया है। मैंने बोला फफोला नहीं हुआ, मैंने बोला 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड से ऊपर गया ही नहीं। मतलब वो 15 से 20 सेकंड ही रहा और तब तक तो उन्होंने हाथ खींच लिया उन्होंने पीछे। तभी खींचा जब उनको गर्म महसूस हुआ, और माइंड तक पहुंचने में 30 सेकंड का समय लगता है। नहीं, वो माहिर तक तो पहुंचने में लगता है, लेकिन सामने जो तभी दिखाई दे इंसान रहा है कि हाथ कुछ खींचेगा, वरना हाथ कैसे खींच लेगा जब तक उनके माइंड तक नहीं नहीं। पहुंचा कि गर्म लगा है। आपकी जो भाषा है ना, उसमें क्या होता है कि अगर किसी ने देखा ही नहीं उधर, समझ लो कोई देख नहीं रहा है, पीछे है, और वो उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, तब उसको वो मैसेज जाने में 30 सेकंड लगेगा। लेकिन वो सामने अगर है और सामने से उसका हाथ पकड़ा है और उसके सामने गरम गरम, उसको पता है कि चिमटा है हाथ में, और वो कोई भी घबरा जाएगा, तो हो सकता है उस घबराहट में उसने खींचा, लेकिन वहां वाकई छाला नहीं हुआ था। और मुझे लगता है 20-25 सेकंड, 30 सेकंड तो उन्होंने
ठहर भी नहीं पाए होंगे, तब तक तो उन्होंने खींच लिया था, लेकिन उसका लाभ हुआ। और जो ऐसे भी कई स्टूडेंट थे जिनको ये हुआ, तो मैंने उनको जैसे रुमाल को गर्म करके, और आप क्या बोलते हैं, जो आयरन है आप उसको गर्म करके तवे पर आयरन से, गरम करके लगा सकते हैं, सेक कर हाँ, सकते हैं। पर वो कैसे भी कर पोटली बना के, नमक, कुछ लोग नमक की पोटली बनाते हैं, कुछ लोग रेत जो है मिट्टी अपने राजस्थान में, जैसे रेत को गर्म करके आप लगा सकते हैं। तो गर्म करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा लगा के हटा दिया, लगा के हटा दिया, लगा के हटा दिया, ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें छाला नहीं होगा। आपको चटका लगा लेकिन हटा दिया उसको, छाला होने से पहले ही हटा लिया। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ दिमाग तक सिर्फ संवेदनाएं ही पहुंचती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पहुंचता है। तो वो संवेदनाओं के जरिए पता चलता है कि गर्म तेज है या नहीं है। विशुराज जी, इसके अलावा आप हमें ये बताइए, क्या ट्यूमर, जिसे कि हम कैंसर कहते हैं, गांठों को, जिनको, जो कि कैंसर की गांठें होती हैं, वो भी ठीक हो सकती हैं? देखिए, ये कैंसर तो तब बनता है जब गांठें बड़ी हो जाती है। कभी कभी छोटी गांठ भी कैंसर तब बनती है। मैंने ज्यादातर नोटिस किया, आपने डॉक्टर विश्वरूप जी को सुना होगा, कि जब वो गांठ का सैंपल लेने के लिए गांठ को छेड़ा जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि अगर उस गांठ को छेड़ा ना जाए और उस गांठ के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, उसको कट ना किया जाए, या उसमें से कोई सैंपल निकालने की कोशिश ना की जाए, तो वो कैंसर नहीं बन पाएगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डर के मारे जो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और वो सैंपल दे देते हैं, तो वो शुरू में कैंसर नहीं बनता। वो आप देखोगा, पहली रिपोर्ट जो उनकी आती है वो नॉर्मल ही आती है, और वो भी ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में पता चलता है वही गांठ कैंसर का रूप ले लेती है, और वही थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो विश्वनाथ जी, यहाँ मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सैंपल लेने के बाद ही वो कैंसर का रूप ले। जिस गांठ को कैंसरस होना है वो पहले भी हो सकती है, और जिसको नहीं होना है वो सैंपल लेने के बाद भी नहीं होगी। इसलिए देखो, मैं कैंसर का आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप मुझे ये बताइए कि किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए जांच करवाने के लिए? हाँ, हाँ। देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि डॉक्टर के पास सामने वाले की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि मैं जितने भी स्टूडेंट से मिला हूं, अगर वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट भी जो ले चुके थे, खासकर जैसे आपने मेरे दोनों टेस्टिमोनियल में भी देखा होगा, और वो ऑपरेशन के लिए तैयार भी हो चुके थे और डेट भी सेट हो चुकी थी, मैं उसके बाद भी उनको बोला कि क्यों ना आजमाया जाए, और आपका अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो आप उसको ट्राई करके देखें। अगर आपको जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसके पहले अगर आपकी गांठ थोड़ी 50% भी रिड्यूस हो जाती है, तो ये मान के चलिए कि फिर वो 100% भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुई, जैसे किसी को इमोशनल ब्लॉकेज खत्म करना नहीं आता, या जिनको मेडिटेशन में बैठने की आदत ही नहीं है, वो रेकी नहीं कर सकते, या हीलिंग नहीं कर सकते, या वो अलसी भी नहीं खा सकते, या जो भी मैं नेचुरोपैथी का जो सिस्टम बताता हूँ वो नहीं कर सकते, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप गांठ का ऑपरेशन प्लीज जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। लेकिन अगर जो कर सकते हैं, तो मैं उनको, अगर उन्होंने ऑपरेशन की डेट भी सेट कर ली है, तो भी मैं उनको बोलता हूं कि प्लीज आप पहले कोशिश कर लीजिए। अगर आपका 50% रिड्यूस हो गया, तो मान के चलिए कि वो कुछ दिनों बाद 100% भी रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर जरूरत नहीं है जाने की। क्या योगासन प्राणायाम के जरिए गांठों को ठीक किया जा सकता है? हाँ, बहुत से ऐसे परिणाम हैं, और उसमें खासकर कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम ऐसे हैं। आपने अभी तो ये टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो चुकी है कि आप जगह जगह बाबा रामदेव के भी वीडियो देख लेंगे, और भी कई गुरुओं के वीडियो देख लेंगे, जिनमें कपालभाति और अनुलोम विलोम को बहुत रेफर किया गया है। और यही करते करते, जैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते या क्लास नहीं कर पाते हैं, तो भी वो घर में बैठे बैठे, लेकिन उसका एक नियम है, आपको अगर गांठें हैं तो कम से कम 25 से 30 मिनट घड़ी में देखकर कपालभाति करना पड़ेगा। उसमें भी अगर किसी ने कपालभाति सिर्फ किया, 2 मिनट किया, 3 मिनट किया, और फिर उन्होंने बोला मैंने तो कपालभाति किया और मेरी गांठ ठीक नहीं हुई, तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक से नहीं किया। 2 से 3 मिनट में गांठ रिड्यूस नहीं होती है, कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं। अगर कपालभाति 30 मिनट रोज किया जाए, तब वो मेल्ट होती है। तो और अनुलोम विलोम भी ऐसा ही है, कम से कम आधा घंटा। तो अगर वो 1 घंटा सिर्फ अनुलोम विलोम और कपालभाति ही करते हैं, तो बाकी जो आसन और प्राणायाम फिर बाकी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो ये इतना टाइम स्लॉट तो उसका रखना ही पड़ेगा, नतीजे तभी आएंगे, नहीं तो नतीजे नहीं आएंगे इससे। विश्वराज जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।